ओके बेटा, चलो बढ़िया, सब आगे बढ़ते हैं। यार तो रे ऑप्टिक्स में हमने लाइक ये सब पढ़ लिया था, रोटेशन वगैरह, है ना, इंसिडेंट का, लाइट रे का और मिरर का। अब थोड़ा सा कुछ और एक बेसिक चीज पढ़ते हैं, एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो उसको जरा समझते हैं क्या है, और उसको फिर दो मिरर में भी डील करेंगे। ठीक, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे। मान लो अगर मैं ऐसे मानूं कि सपोज एक मिरर यहाँ पे, अच्छे समझना, बहुत सिंपल है, जल्दी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये मिरर है और एक लाइट यहां आ रही है, ये यहां पे ये नॉर्मल आ गया, दिस इज द नॉर्मल, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां चली गई। तो ये एंगल इंसिडेंट मान लिया आई है, तो बताओ ये भी एंगल कितना होगा, आई, क्योंकि आई बराबर तो आर होता है, तो आर भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो सोचो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी। डेविएशन का मतलब होता है, डेविएशन का अगर तुम ऐसे समझ लो, मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी अगर बात करें, नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, कोई इंसान कहीं जा रहा हो, वो अपने रास्ते से भटक के कहीं और चला जाए, तो अपने हम लोग नहीं कहते डेविएट हो गए, नहीं बोलते। घर में तो अक्सर सुना होगा ना, पापा मम्मी या भाई बहन क्या बोलते हैं कि अपने पाथ से डेविएट मत हो, जो पढ़ाई कर रहे हो वही करो, है ना, इधर उधर डेविएशन की कोई जरूरत नहीं। तो डेविएशन का मतलब होता है कि जिस रास्ते हम चल रहे हैं उससे भटक जाएं। समझ आ रही मेरी बात। तो बताओ, ये जो लाइट रे थी वो इस पाथ पे आ रही थी, लेकिन मिरर ने इसको भटका दिया और वो यहां पहुंच गई। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसी लाइट रे को आगे की तरफ बढ़ा लूं, तो इसको जाना तो यहां चाहिए था, बट ये चली यहां गई, तो इसका मतलब अपने पाथ से कितना डेविएट करेगी, इतना। और ये इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब जरा सोच के देखो, ये टोटल एंगल कितना है, ये लाइन तो तुमने आगे बढ़ाई है ना, तो ये एंगल कितना है, पाई, और पाई में से ये घटा दो, ये कितना है, 2i। तो बताओ डेविएशन कितना हो गया। सिंपल लॉजिक है, जल्दी जल्दी समझना, बहुत आसान है, लेकिन इतने में मजा नहीं आएगी। हम थोड़ा और कुछ करते हैं ना, थोड़ा ज्यादा मजा आएगी। एक मिरर और लगाते हैं। मान लो ये लाइट रे यहां जा रही थी रिफ्लेक्ट करके, और आगे जा रही थी, तो इसको आगे एक और मिरर मिल गया। क्या प्रॉब्लम है, मिलने दो ना, जितने मिरर मिलते हैं। एक और मिरर मिल गया। अगर ये मिरर मिल गया तो बताओ, इस पे यहां पे ये नॉर्मल आ जाएगा। इस नॉर्मल को मैं एन डैश बोल देता हूं, इस एंगल को मैं मान लेता हूं ये अल्फा है। तो बताओ, अगर ये अल्फा एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो, अच्छा बताओ, ये किसके लिए रिफ्लेक्टेड रे थी, इस मिरर के लिए। इस मिरर के लिए क्या इंसिडेंट, तो बता, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट करके कहां जा रही होगी, ऐसे। समझ आया ना। तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा, क्योंकि इसका इंसिडेंट एंगल भी कितना था, अल्फा, तो ये भी कितना हो गया, अल्फा। बताओ ये कहां जाना चाहती थी, बेचारी यहां जाना चाहती थी, कहां चली गई, यहां। तो बताओ कितना भटक गई, ये। इसको डेल्टा वन नाम दे दो। कब डेल्टा वन कितना होगा, बताओ, ये एंगल पाई है, पाई में से 2 अल्फा घटा दो, तो पाई माइनस 2 अल्फा। चलो और देखते हैं। मान लो ये जा रही थी आगे, लेकिन इसको एक मिरर और मिल गया आगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मिलने दो, एक मिरर और मिल गया। ठीक बात समझ आ रहा है। ये मिरर को नाम दे देना M1, इसको दे देना M2, और ये कौन सी, ये एक और मिरर मिला, इसको, इस मिरर को मैं क्या बोल रहा हूं, M3। ठीक है, 3 मिरर मिले। अब बताओ, ये इसको मैं बोल देता हूं R डैश। बताओ ये R डैश किसकी रिफ्लेक्टेड रे, इस मिरर की, लेकिन इसके लिए क्या इंसिडेंट रे, तो यहां नॉर्मल बनाओ, N डबल डैश। ये एंगल मान लो बीटा है, तो अब बताओ बीटा एंगल बनाते हुए रे ऐसे चली जाएगी, तो ये एंगल कितना होगा, बीटा। बताओ आर डैश, ये जो आ रही थी वो इसके लिए क्या इंसिडेंट है, और इसको आर डबल डैश नाम दे दो। तो बताओ ये कहां जाना चाहती थी, ये यहां जाना चाहती थी, लेकिन अब जा कहां रही है, देख के बताओ जरा। जा रही है यहां, तो कितना डेविएट हो गई, ये। तो बताओ ये अगर मैं डेल्टा 2 मानूं, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 2 बीटा। यार ये सबको समझ में आना चाहिए, है ना, इसमें कुछ नाराजगी नहीं चाहिए। ओके, ये क्लियर है सबको। तो अब देख, रे यहां आई, डेविएट होके गई, डेल्टा निकल गया, फिर यहां जा रही थी, डेविएट होके गया, ये निकाल दिया, फिर यहां जा रही थी, डेविएट होके यहां चली गई। समझ आई मेरी बात। मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मैं तुम्हें एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। एक केस के लिए जरूरी नहीं, कई बार दो तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, तो तुम्हें दोनों बातें पता होनी चाहिए। देखो, पहला डेफिनेशन ढंग से समझना, ये, दूसरा भी ये, और तीसरा ये। समझ आया कि नहीं। मान लो तुमसे कहे कि बताओ इस इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर डबल डैश में बताओ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना, ये तो सबको आता है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना।
तो हम क्या बोलेंगे, तो फाइनल यानी कि जो अगर मैं बोलूं कि नेट डेविएशन कितना है, नेट डेविएशन कितना है, तो बताओ नेट डेविएशन। अब ये बात अलग है कि इसको मैं इधर, इसको इधर और इसको इधर मान रहा हूं, तो इसको कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि अगर तुम इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो बताओ अगर इधर की तरफ को पॉजिटिव मान रहे हैं, मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मानो, बाद में तुम्हें लिखना मैग्नीट्यूड है। तो अगर तुम इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। सिंपल बात है कि नहीं है। तो चलो इसको मैं पॉजिटिव माना, इसको पॉजिटिव माना, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ रहा है। अब अगर अल्फा बीटा गिवन होंगे तो तुम ये वैल्यू निकाल लोगे। तो ये मीन डेविएशन का ये लॉजिक है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नीट में, मैं तुम्हें बताता हूं, नीट बल्कि और क्या और भी एक दो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा था। तो मुझे बताओ एक मिरर होगा, इधर ध्यान देना, तो उसमें तुम्हें पता है कि ये लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट है। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, आई। ये भी एंगल क्या है, आई। तुमने यहां पे भी ये निकाला कि डेल्टा कितना था, एक मिरर से केवल डेल्टा इज इक्वल टू कितना था, पाई माइनस 2i। तो उन्होंने केवल ये पूछा था कि आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ बनाओ। तो तुम्हें बताओ ये पता है, देखो जब तुम आई को 0 कर दोगे मतलब ये, तो पता डेल्टा कितना हो जाएगा, पाई। समझ आया। अब सोचो अगर डेल्टा को 0 कर दे तो आई कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनको जोड़ दो। यार हम लोगों ने खतरनाक ग्राफ बनाए हैं। ये डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ है सिंगल मिरर से, ये भी लिख लेना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी एक सिंपल बात है। तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये डेल्टा का एक्सेस हो गया और ये आई हो गया, इस तरह से बनेगा। यहां पे अगर तुम आई को 0 करोगे, समझ में आ जाओगे यार, ये इतना बकवास चीज है। आई को 0 करोगे तो डेल्टा इक्वल टू पाई, ये आ गया। अच्छा सो डेल्टा को 0 करेगा तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। तो आई तो इसमें दिखा रहा हूं ना एक्स एक्सिस में, यहां पे आ गया, दोनों को मिला दो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ आ गया होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं ना, उस पे मेन बात करना चाहता हूं। ये सब तो बेसिक बातें थी। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको ले लेनी चाहिए, जो मिले जहां मिले जैसे मिले इवन दे, है ना। ज्यादा नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं करती। एक बात और समझो, देखो अगर मैं तुमसे कहूं एक मिरर की, प्लीज इसको समझना, मतलब मैं इस पे जनरलाइज करूंगा बाद में केस और तुम्हें वो मजा आएगी, बट पहले क्या होगा कि तुम्हें वो समझना जरूरी है। ये मिरर है, ये भी मिरर है, ओके। और आपको मिरर के बीच का एंगल दिया गया थीटा, इसको तुमने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया। अब मैं तुमसे कहूं कि एक लाइट, ये एक एग्जांपल की तरह डील कर लेना, मैं इसको जनरलाइज भी कर दूंगा। मैं बोलूं कि एक लाइट है यहां आ रही है, वो यहां जा रही है, ओके, और वो फिर फाइनली यहां जा रही है। ये इंसिडेंट लाइट थी, यहां आई, यहां आई और फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट, तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड है। अच्छा पता ये आर होगा तो ये आर डैश होगा और ये इंसिडेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और तुम्हें केवल थीटा दिया गया, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन कहां हुआ है, यहां, दूसरा कहां, यहां, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तुम्हें, केवल इसमें थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। देखो इनको करते हो, उसके बाद जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगा, वो तुम्हें बस याद रख लेना है, ठीक है। देखो तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रे आ रही है यहां पे तुम नॉर्मल बना सकते हो या जल्दी जल्दी समझना, बताओ ये एंगल को क्या आई मान लिया जाए। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हें समझा रहा हूं, एकदम छोटी बातें, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी सब डील किया जा सकता है, बट अभी बेसिक है तो सब चीजें लेके चल रहा हूं। तो ये आई हुआ, ये भी आई हुआ, ठीक है। अच्छा बताओ यहां नॉर्मल बना सकते हो, तो ये एंगल अगर अल्फा मान रहे हो तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, ओके। अब जरा ढंग से समझना, ये बताओ अगर आई है तो इतना कितना है। मैं थोड़ा ये इससे डील करूं तो तुम्हें ज्यादा दिखाई देगा ये वाला। अगर ये एंगल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टोटल 90, उसमें से आई घटा दो तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई। अच्छा बताओ ये 90 माइनस आई ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा। ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है, ध्यान रखना। ये कितना होगा जल्दी बोलो,
ये होगा 180 माइनस 90 माइनस आई प्लस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाले एंगल को मैं बता रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये इसको अंदर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इतना तुम समझो है ना, 90 प्लस आई माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, है ना, समझ आ रहा है ना बेटा। ये वाला एंगल, इतना एंगल निकाला, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, देखो ये टोटल कितना है 90, अगर 90 में से मैं ये घटा दूं तो क्या अल्फा मिल जाएगा। तो देख अल्फा कितना, अल्फा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 90 है तो 90 माइनस इतना एंगल कितना है, क्या लिखोगे 90 प्लस आई माइनस थीटा। सब्ट्रैक्ट करो, 90 माइनस 90 माइनस आई प्लस थीटा। कुछ गड़बड़ मत करना, ये उड़ गया, कितना आ गया थीटा माइनस आई। ओके, अब जरा सोच के देख, ये टोटल कितना हो गया 2 थीटा, समझ आया ना। तो थीटा ये आया तो इसका 2 थीटा कितना हो गया, सॉरी ये 2 अल्फा है, सॉरी थीटा ये कितना है 2 अल्फा, अल्फा ये निकला तो बताओ ये कितना हो गया 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना 2 थीटा माइनस 2 आई। समझ आ गया, देख ये कितना है 2 आई। तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 आई। समझ आ गया, ये वाला मैं निकाल रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों इसे निकालो। अच्छा देखो जरा, इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 180 माइनस देख अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 आई, देखो इसको और 2 आई को ऐड करो तो 2 और 2 आई उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। समझ लेना, 2 अल्फा ये रहा, इसमें 2 आई ऐड करो तो 2 आई नेगेटिव करो, 2 आई ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा माइनस ये, ठीक है। तो पता ये एंगल कितना, सोच लेना कि ये क्या है 180 यार, 180 ये है और ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा, तो ये टोटल इतना कितना हुआ, ये हुआ 360 माइनस 2 थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक, अब देखो मैंने ये किया क्यों है, मैं तुम्हें अब समझाता हूं थोड़ा लॉजिकली। तुम्हें इतना सब कैलकुलेशन कभी क्वेश्चन में करना नहीं होगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बट सुनना पहले मेरी बात। देखो तुम मुझे बताओ, अपने पुराने उस पे जाओ कि ये इंसिडेंट रे यहां जानी चाहिए थी बट ये यहां नहीं गई, कहां गई यहां, तो बताओ पहला डेविएशन क्या हुआ, डेल्टा मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जानी चाहिए थी यहां, जानी चाहिए थी कि नहीं, तो यहां ना जाके वो यहां जा रही, तो बताओ ये डेविएशन कितना हुआ डेल्टा 2। तो जो नेट डेविएशन हुआ, जो नेट डेविएशन हुआ, वो नेट डेविएशन हुआ कितना। अब ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे समझनी चाहिए। देखो ये इधर की तरफ, ये भी इधर, दोनों एक ही तरफ है ना, तो या तो दोनों को नेगेटिव ले लो या दोनों को पॉजिटिव ले लो। यार अब नेगेटिव लेने का कोई सेंस तो नहीं, दोनों एक ही तरफ, दोनों को तो पॉजिटिव ले लें। तो नेट डेविएशन क्या है, अगर मैं नेट डेविएशन की बात करूंगा तो दिस इज इक्वल टू नेट डेविएशन, देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो नेट डेविएशन क्या आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब जरा थोड़ा सोच के देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 है क्या, रियलिटी में ये क्या चीज है समझना। देख तुम इस वाली लाइन से, देखो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन से तुम यहां जा रहे हो और फिर इस वाली लाइन से तुम यहां जा रहे हो, यानी फाइनली तुम इस वाली लाइन से इस लाइन पे पहुंच रहे हो। दिमाग लगाओ ना यार थोड़ा सा, इतना तो दिमाग है ये सबके पास। देखो ये वाली लाइन से कहां जा रहे हो ये, और फिर इसी वाली लाइन से यहां जा रहे हो ना, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो तुम इस लाइन से इस पे पहुंच रहे हो ना, तो देख ये यही तो लिखा है मैंने, देख इस वाली लाइन से ऐसे हूं और कहां पहुंच रहे हो इस पे, वही तो ये लिखा है, खत्म। यही तो दिमाग लगाना होता है बेटा, है ना, इसी को तो दिमाग कहते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा नेट ये आ जाएगा।
अब इस पे एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि दो मिरर हैं, प्लीज समझना, कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। दो मिरर हैं और बोलूं वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 30 डिग्री पे। और तुमसे बोलूं एक लाइट रे यहां आ रही है, वो यहां जा रही है और यहां फाइनली बाहर निकल जा रही है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है। समझ आया कि नहीं आया? तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना? सिंपल, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन, डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस इसको डबल कर दो, कितना? 2 into 30 which is equal to 60। तो इसका मतलब कितना आ गया? आंसर। तो अल्टीमेटली क्या याद रख लेना है, अगर दो मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो 360 में उनके बीच के एंगल को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। आंख बंद करके, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा तुमको कभी भी, ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए केवल इतना किया। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है? शॉर्टकट, खत्म। ओके, इसमें एक और चीज मैं तुम्हारे दिमाग में डाल सकता हूं, थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को आगे ले जाऊं, डाल सकता हूं, अच्छी चीज है, देखना चाहोगे तो? अच्छा, मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? इसमें आऊं पहले, इस वाले पार्ट में। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये कहूं कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, क्या निकालना है? फाइंड आउट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे क्या है? इंसिडेंट रे क्या है? ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, जब ऐसा बोला जाता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे बताना है ना, तो हमेशा याद रखना वो दोनों चीजें एक ही पॉइंट से बाहर निकलनी चाहिए, उनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि तुम लोग इतने सारी चीजें एक साथ समझते हो नहीं, तो थोड़ी दिक्कत आती है। देखो जरा कैसे, जैसे तुमसे कहा जाए कि एक वेक्टर है ये ए, है ना, और दूसरा वेक्टर है ये बी। प्लीज समझना, तभी तुम इस क्वेश्चन का रियल आंसर दे पाओगे, अदरवाइज गलती करके चले आओगे। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी, और ये एंगल है थीटा, ठीक? अगर मैं तुमसे कहूं कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो तुम क्या आंसर थीटा बोलोगे? नहीं, थीटा नहीं है, थीटा लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। देख, अब इसको तुम क्या करो, थोड़ा आगे बढ़ा लो, सोच बी ये आ गया, तो ये है एंगल बिटवीन, यानी पाई माइनस थीटा। नालायको समझ जाना, ये थीटा नहीं है। थीटा तब होता जब एक वेक्टर ऐसे होता ए और दूसरा वेक्टर बी ऐसे होता, तो और ये एंगल अगर थीटा हो तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा हो जाता। बट अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा एरो उसमें घुस रहा है उस पॉइंट पे, तो ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं है। उसको आगे उठाओ और आगे शिफ्ट कर लो, अब फिर देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। यानी कि दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर बाहर जाना चाहिए, तो उनके बीच के एंगल को थीटा बोल सकते हैं, यानी एंगल बिटवीन। समझ आया मेरी बात? अब देख, यहां इंसिडेंट लाइट रे इस जगह पे घुस रही है, तो गलती से भी ये एंगल मत बोल देना। सोच, इसको थोड़ा आगे ले आओ, यानी यहां से ये आगे जा रही है ऐसे, और ये यहां से ऐसे मान लो, तो सोच ये एंगल है बिटवीन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन एंगल है 2 थीटा। अब ये भी सोचने वाली बात है ना तुम्हारे लिए, हाँ नालायक हो ना। देखो ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, देखो ये इतना एंगल कितना है, सोचिए पूरा कितना हो गया, पूरा सर्कल घूम जाओ 360 में ये सब्ट्रैक्ट करोगे, नालायक को 2 थीटा ही बचेगा, गड़बड़ मत कर देना। समझ आया कि नहीं आया? तो सोच, इस एग्जांपल में अगर तुमसे कोई ये भी पूछता कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना, तो बताओ क्या लिख देते इसमें? जल्दी बोलो, 2 थीटा यानी 60 डिग्री। तो किसके बीच में एंगल? इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, बिटवीन कितना एंगल? 60 डिग्री। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यार? अब कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए तुमसे होना चाहिए, ठीक है? चलो मैं एक और चीज तुम्हें इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, देखो पढ़ो तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, मजेदार चीजें। पढ़ाने का मतलब यही होता है कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ा दिया तो फिर मजा नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा समझो, उसको एक्सप्लोर करो, मजेदार चीज। देखो, अच्छा तुमसे कोई कहे कि मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, एक लाइट रे यहां आ रही है, वो ऐसे जा रही है और फिर ऐसे निकल जा रही है। समझ आया? एक लाइट रे यहां आई, ठीक, वो ऐसे गई, ये आई थी, ये आर है और ये आर डैश है, और एंगल इनके बीच का कितना है? बोलो जल्दी से, ये 120 डिग्री है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन 360
-2 इंटू 120। कुछ गड़बड़ लग रहा है। समझ आ रहा है? ये कितना हो गया 240, 360 में घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? और अगर तुमसे ये कहा जाए कि आर डैश एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन कितना एंगल होगा, तो दिस इज इक्वल टू थीटा बिटवीन दिस, वो कितना हो जाएगा? इसको क्या कर दो, डबल। अब इस पे एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ओके, एक चलो और करा देता हूं, देख लो। देखो इधर मान लो एक अगला एग्जांपल देख लेना, थोड़ा समझ आ जाएगा तुम्हें। एंगल 50 डिग्री, ठीक है। एक लाइट यहां इंसिडेंट हो रही है, ये आई, ये आ, ये एंगल भी आई होगा। वो लाइट ऐसे जा रही है, ये M1 ये M2। क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है? R डैश पैरेलल टू M1, ये गिवन है। क्वेश्चन समझ, दो मिरर थे M1 M2, दोनों के बीच का एंगल कितना? 50 डिग्री। एक रे किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, आई, रिफ्लेक्ट करी, दूसरे वाले मिरर पे आई और निकल गई, ठीक। और R डैश की जो इंफॉर्मेशन है, R डैश इज पैरेलल टू M1, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू निकालें। होमवर्क में करें ये? हाँ, होमवर्क में करो, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये होमवर्क में करके बताना मुझे, ठीक है। अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और बात समझ लो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो कोई मिरर होता है, ठीक है, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है। ये हालांकि तुम्हें पढ़ाया गया, तुम चाहोगे तो मैं अभी 2 मिनट में प्रूव भी कर दूंगा। एक मिरर है और उसके सामने, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके सामने एक मिरर है, ठीक है। तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट रखा होता है, उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बनती है, मिरर के पीछे, ठीक बात। ये बहुत सिंपल प्रूफ है, तुम चाहो तो उसको देख लो, मैं जल्दी से कर देता हूं। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऐसे गई, सोचिए इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल ये हुआ, तो नॉर्मल से 0 डिग्री बन रहा है, तो जैसे गई वैसे वापस, है ना। और एक रे अगर यहां गई तो वो रिफ्लेक्ट करके यहां नॉर्मल बना लो, और वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा मान रहे हो तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा अल्टरनेट। सोच, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कभी आगे नहीं मिलेंगे। कहां पढ़ाओगे? पीछे। इसको कहां पढ़ाओगे? पीछे। यहां बन गई, इमेज बन गई कि नहीं? ये डिस्टेंस मान लो x है, तो मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इसका मतलब इनके सारे के साइड के रेशियो इक्वल होंगे, और ये साइड कॉमन है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। सिंपल। तो ये प्रूव हो गया कि मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जितना ऑब्जेक्ट रखा था, उतने मिरर से पीछे क्या बनती है? इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सिंपल लॉजिक होता है, तो ये एक बात याद रखना है। अब एक चीज मेरी ढंग से सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैं एक वेक्टर पे क्वेश्चन बनाऊंगा अभी, ठीक है। और क्वेश्चन मजेदार होगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा वो, है ना। तो पहले तुम थोड़ा समझना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये मिरर, ये बोर्ड अगर मिरर है, ठीक है। सोच, अगर मैं यहां पे इस जगह पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखूं, ये पैरेलल ऐसे, ठीक है, ये मिरर है पैरेलल, तो बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी? इससे डी डिस्टेंस पीछे, मान लो ये डी डिस्टेंस है, ऐसे पीछे ऐसे ही बन जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना वो ऐसे बन जाएगी।
मैं तो अपने आप को शीशे में देखते हो तो ऐसा तो नहीं होता सर नीचे चला जाता है पैर ऊपर चले जाते हैं, वैसे तो कभी नहीं होता है ना। अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज कैसे बनती है, उधर ही बन जाएगी, लेकिन उसमें केवल सर तो ऊपर ही रहेगा ना, नीचे थोड़ी ना चला जाएगा। ये बात समझ आई? तो सोच ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है तो इसकी इमेज पीछे कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। मानते हो कि नहीं? अच्छा सोच लो, अगर ऐसे सोचो कि सपोज ये वेक्टर ए वेक्टर, क्या वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर किसका है, ऑब्जेक्ट का, पक्का। तो सोच इसकी इमेज पीछे बन रही है ना, तो वो भी तो ऐसे ही बनेगी ना डी डिस्टेंस पीछे। तो सोच अगर उसका वेक्टर लिखूं तो क्या वो ए वेक्टर ही रहेगा? यस, मैग्नीट्यूड यही, हाइट चेंज नहीं होती है। तुम अपने आप को देखते हो तो जितने हाइट के तुम हो उतने हाइट की इमेज पीछे बनती है, लेकिन हाँ अपने आप को मिरर में पूरा देख पाओ तो, है ना। ये समझ में आ रहा है? तो अगर ये जितनी हाइट का है उतने पीछे उतनी ही हाइट का क्या बन जाएगा, इमेज, और उसका भी ये ऊपर रहेगा। तो अगर ये एक वेक्टर है और अगर ये मिरर के पैरेलल रखा है, मिरर ऐसे तो ये उसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रखा हुआ है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मिरर के पैरेलल रखा है तो उसकी इमेज भी मिरर के पैरेलल बनेगी। अगर इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं तो इसके इमेज का वेक्टर भी क्या रहेगा, ए। लेकिन ये बात नेसेसरी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। बोलो ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो बताओ उसकी इमेज भी उसके पैरेलल बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट का वेक्टर होगा वो इमेज का वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड हुआ? अच्छा तो बताओ ये भी तो पैरेलल है, समझ आ रहा है? ये भी पैरेलल, तो बताओ इसकी भी इमेज ऐसे ही बनेगी, बनेगी यार, समझ आ रहा है? तो सोचो अगर ये बी वेक्टर है तो पीछे भी तो इमेज का बी वेक्टर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो ध्यान समझना, ये पेन है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं, सोचिए सी वेक्टर है तो इमेज कैसे बनेगी, सी वेक्टर नहीं माइनस सी। अगर मैं इसको प्लस सी मान रहा हूं, सी वेक्टर, तो बता इमेज ऐसे बन जाएगी। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रखा है तो उसकी इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर ही बनेगी। लेकिन अगर ये वेक्टर सी है तो इमेज का वेक्टर माइनस सी हो जाएगा। अगर तुम इसको माइनस सी मानोगे तो इमेज का वेक्टर प्लस सी हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये बात क्लियर समझ में आ रही? यानी कि जो रे परपेंडिकुलर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? मैंने तुमको ये बातें इसलिए समझाई क्योंकि इस पे मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तुम्हें मजा आएगी। वेक्टर भी हो जाएगा, वो भी इन्वॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन भी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक मिरर के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे पैरेलल बनती है। अगर ये वेक्टर बी है तो पीछे भी इमेज का वेक्टर बी होगा। अगर ये वेक्टर सपोज मान लो ए है, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर इस वेक्टर को ए मान रहे हो तो उसके पीछे जो इमेज बनेगी उसका भी वेक्टर ए रहेगा। लेकिन अगर ये वेक्टर तुम सी मान रहे हो तो जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी और ये वेक्टर हो जाएगा माइनस सी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसका साइन चेंज होता है? जो परपेंडिकुलर होता है। समझ आया? एक क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, मजेदार। ओके देखो, 3 डायमेंशन बात करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई जेड, एक मिरर ये, एक मिरर ये, एक मिरर ये, समझ आया? 3 मिरर। एक मिरर किसमें? एक्स वाई प्लेन में, दूसरा मिरर किसमें? वाई जेड प्लेन में, तीसरा किसमें है? जेड एक्स में। तुम ऐसे समझ लेना कि सपोज अगर मैं एक मिरर इसको मानो ये एक्स वाई प्लेन है तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? जेड वाई, ठीक है। और ये ग्राउंड कौन सा प्लेन हो गया? जेड एक्स, ठीक है। अच्छा रे कैसे आई? मैंने माना एक रे ऐसे इंसिडेंट की और इस रे का जो जिस लाइन के लॉन्ग इंसिडेंट हो रहा है उसका वेक्टर दिया गया। इंसिडेंट रे जो है वो दिया माइनस ए आई माइनस बी जे माइनस सी ए, ठीक है। वो यानी कि ऐसे समझो कि रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्ट करके इस पे जा रही है और फिर इससे रिफ्लेक्ट करके इस पे जा रही है, फिर फाइनली बाहर निकल रही है। उसको मैं ऐसे बनाएंगे, ये लाइट रे यहां से आई और रिफ्लेक्ट करके यहां आई, फिर वो यहां आई और फिर यहां से बाहर निकल गई। तो इससे जो रे रिफ्लेक्ट करके इस वाले पे आ रही, ये वाली, इसको हम R1 वेक्टर बोल रहे हैं। और जो इस पे रिफ्लेक्ट करके ये आ रही है, ये, इसको हम R2 वेक्टर बोल रहे हैं। और जो इस पे रिफ्लेक्ट करके ये आ रही है इसको हम R3 वेक्टर बोल रहे हैं। और मुझे जानना है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R3 वेक्टर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखो तुम समझो, इसको मैं तुम्हें दिखाता हूं और 2 मिनट में तुम्हें करना है, समझ लेना। सोचिए वेक्टर लिखा है ना, ये माइनस ए है, ये माइनस बी है, ये माइनस सी है।
एक्चुअली में ये लिखा है ए, लेकिन ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है, आई नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये बी है, मैग्नीट्यूड तो बी है ना, लेकिन माइनस जे में होगा, तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड है और ये माइनस के में होगा। तो सोच वो कैसा होगा वेक्टर। सोच अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है ये, और सपोज ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स है तो माइनस का मतलब इधर है ना, और अगर ये प्लस जेड है तो माइनस का मतलब इधर, और अगर ये प्लस जे है ये वाला तो माइनस जे का मतलब ये। तो सोच अगर इसको मैं तीनों वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं, ढंग से समझना, देख एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक ये, तो मैं समझ आ जाएगा। देख लो जरा, देख ये क्या है, माइनस आई, क्या है इसके साथ ए, ये का मैग्नीट्यूड है ये नीचे की तरफ, समझ आया। सोच ये रे किधर आ रही है, इस पे, तो सोचो ये पैरेलल है इसके, अबे इस मिरर पे देखो ना, इस मिरर पे ये रे आ रही है, तो ऐसे तो आ रही है, तो सोच परपेंडिकुलर कौन है यार, पहले किस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही, वाई एक्स पे, तो वाई एक्स के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड वाला, के वाला, इसका मतलब है ना। तो सोच ये परपेंडिकुलर ऐसे इंसिडेंट, तो पता ये परपेंडिकुलर, ये दोनों साइन चेंज नहीं करेंगे, ये साइन चेंज करके कहां जाएगा, ऐसे। समझ आया कि नहीं आया, यहां था रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी। सोच ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके, क्योंकि यही तो बोर्ड मान लो तुम, ये वाला मिरर देखो, ये वाई जेड वाई एक्स है, वाई एक्स के परपेंडिकुलर क्या है, तो सोच अगर रे ऐसे आ रही है तो ये जो माइनस के था क्या वो प्लस के हो जाएगा, तो बताओ R1 क्या हो जाएगा, माइनस ए आई माइनस बी जे प्लस सी के। अब यही रे किस पे आ रही है, अब इसको बोल लो थोड़ी देर के लिए, अब कौन सी रे, ये R1 किस पे आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट करके किस पे जा रहा है, R2, तो R2 निकालना है, ढंग से समझना। अब जो तुम्हारे पास बन गया ये देखो, ये किसका है, ये किसका वेक्टर है, जल्दी देखो ये किसका वेक्टर है, ये वेक्टर है तुम्हारे पास R1, और R1 ही कहां जा रहा है, R1 कहां है, इस प्लेन पे, और ये प्लेन है कौन सा, जेड वाई, जेड वाई परपेंडिकुलर, जेड वाई के परपेंडिकुलर क्या, एक्स, तो बता ये परपेंडिकुलर हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये साइन चेंज करेगा, तो ये पक्का, यस, तो इसका मतलब ये साइन चेंज करेगा, तो ए आई माइनस बी जे प्लस सी के। अब जरा सोच के देखो तुम्हारे पास क्या क्या हो गया, समझना, पॉसिबिलिटी समझना, ये साइन पहले चेंज हो चुका था, ये पलट के इधर आ गया ऐसे, और अब ये नीचे, अब ये कहां जा रहा है, देख R2 कहां जा रही है, ये R2 है यार, ये समझना थोड़ा, R2 ये है कि नहीं है, ये ऐसे ये ऐसे, ओके। अब ये इस पे जा रही है तो परपेंडिकुलर ये हुआ ना, तो ये कहां जाएगा ऊपर, तो ये नेगेटिव था जे वाला, वो भी साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, आंसर। ये समझा दिया इसलिए क्योंकि बेटा अगर तुम ये समझ गए ना तो वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझ में आएंगे, तुम्हें भी इस पे एक क्वेश्चन दूंगा तो मजा आ जाएगी, पर तुम अगर ये समझ गए हो तो मजा आना, तो कहना तो बेहतरीन चीज, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ लेना। और एक देखो इस पे देखो, अब देखो वेलोसिटी वाला कैसे कर पाता हूँ, तुम्हें थोड़ा समझना होगा, ये सबको क्लियर हो गया। एक बात छोटी सी है, मतलब ये वेक्टर का डील कर रहा हूं, तो मुझे बताओ अगर ये मिरर है, ठीक, इसके, और मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज इसके जस्ट पीछे से बन गई होगी, इतना तो समझ रहे हो ना, मैं ऐसे खड़ा हूं यहां पे, तो जितना आगे मैं खड़ा हूं उतने पीछे इमेज है, मैं खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी खड़ी है, इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूं तो मेरी इमेज भी रेस्ट पे। अच्छा सोचो अगर मैं ऐसे पैरेलल चलने लगूं तो मेरी इमेज भी तो पैरेलल चलेगी, अच्छा जितनी वेलोसिटी से मैं चल रहा हूं उतनी से इमेज भी चल रही होगी। कई बार तुमने देखा होगा जब हम लोग कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, तुम लोग जाते हो तो अगर मॉल की दीवार पे शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, तो हम जब मूवी छूटती है तो हम सीसे की तरफ अपने आप को देखते हुए चलते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम ऐसे अपने आप को देखते हुए चल रहे हो तो तुम आगे चले और तुम्हारी इमेज कहीं पीछे रखी, ऐसा कभी हुआ नहीं होता है ना। तो जब हम ऐसे पैरेलल चल रहे होते हैं तो जितनी स्पीड से हम चल रहे होते हैं उतनी स्पीड से हमारी क्या चल रही होती है, इमेज।
अगर हम मिरर के पैरेलल चल रहे हो। ये बात समझ में आई। और ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता चुका हूं कि अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर तो वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो सोच अगर एक ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके इमेज का वेलोसिटी वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, पक्का। यानी अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो क्या उसकी इमेज भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, बस उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो मिरर के पैरेलल चल रही होनी चाहिए। ओके, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा होगा तो उसकी इमेज भी उतनी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मिरर के पैरेलल चल रही होगी। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है? अच्छा ठीक है, पैरेलल का कंडीशन समझ में आ गई। अब सोच, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहां खड़ा हूं सपोज इस जगह और मैं ऐसे जाऊं मिरर की तरफ, तो सोच मेरी इमेज भी तो ऐसे आएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिस्टेंस x है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा v वेलोसिटी से तो इसकी इमेज पहले यहां बन रही होगी x डिस्टेंस पे, और ये भी तो इधर वापस v से आ रही होगी ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है उसमें डायरेक्शन ही तो बदलती है। मैग्नीट्यूड कहां बदला था मैंने, याद करो, जो परपेंडिकुलर था उसमें वेक्टर का क्या बदला था, केवल साइन। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ओवरऑल इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है तो उसका वेक्टर चेंज नहीं होगा, पक्का। और अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तो उसके इमेज के वेक्टर में क्या चेंज आएगा, एक माइनस साइन का चेंज आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, देखो कैसे। मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये मिरर है और मैं तुमसे बोलूं कि मिरर लाई कर रहा है YZ प्लेन पे, ठीक है, और यहां एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास एक वेलोसिटी है 2i 3j 5k। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की। मिरर किस प्लेन में, YZ प्लेन में। मिरर का प्लेन में होना समझते हो तुम? मतलब मैं थोड़ा तुम्हें अंडरस्टैंड करा देता हूं, एक चीज तुम समझना, एक सेकंड रुकना। देखो मिरर का प्लेन में होना कैसा होता है, अगर तुम इसको x मान लो, ठीक है, ये x है और सपोज ये z है ना, और ये y है, ठीक। तो अगर मैं तुमसे कहूं मिरर xy प्लेन में, ढंग से सुनना, सोच ये y था, ये क्या था x, तो अगर ये ऐसे रखा है, सपोज ये मिरर है, ये ऐसे रखा है, तो किस प्लेन में, xy प्लेन में, देख ये लेंथ और ये लेंथ xy प्लेन में आ रही है, नहीं आ रही? ये z है, ध्यान रखना। तो z का मतलब क्या होगा, समझ। अगर मैं बोलूं कि मिरर जो है वो xz में है तो वो ऐसे होगा, और अगर मैं बोलूं कि मिरर जो है वो जेड वाई में है तो वाई ऊपर है, जेड ऐसे रहा तो वो मिरर ऐसे होगा। प्लेन में होने का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि मिरर एक्स वाई प्लेन में, तो अगर इसको तुम एक्स मान रहे हो और इसको तुम अगर मान लो जेड मान रहे हो और इसको वाई मान रहे हो, तो जेड वाई, तो मिरर अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि वाई जेड में, जेड इसको माना तुमने, वाई का ये, तो वाई जेड का मतलब ये होगा, समझ आया? वाई जेड का मतलब ये, और ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे जा रहा है। अरे समझ आया कि नहीं? अच्छा, अगर इसमें मतलब चेंज भी तो कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मिरर जो है वो XZ में है तो ऐसा हो गया, और ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं कि मिरर XY प्लेन में तो ऐसा हो गया, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि मिरर लाई कर रहा है YZ प्लेन में और ऑब्जेक्ट की स्पीड है ये, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है ये, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। बेटा एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब कुछ गड़बड़ मत करना। वेलोसिटी बाय इमेज, एक लाइन का, इतना सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मतलब एक इंस्टेंट भी सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। सोच के देख, मैं करता हूं, पहला मैं करता हूं, दूसरा तुमसे पूछूंगा। मिरर किस प्लेन में है, YZ। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, पता मिरर के परपेंडिकुलर, YZ के परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्या ये है, क्या ये है कि ये YZ के परपेंडिकुलर तो x ही होगा ना, YZ के परपेंडिकुलर x हुआ, तो क्या ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, मिरर। तो पता यही तो साइन चेंज करेगा, बाकी कोई करेंगे नहीं। इमेज में कौन साइन चेंज करेगा, केवल ये। तो बता फाइनल आंसर कितना आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -2i + 3j + 5k। ये पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा देखो, मान लो मैं तुमसे कहूं कि मिरर लाई कर रहा है, लाइज ऑन XY प्लेन,
ऑब्जेक्ट अभी भी है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लाइक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है ये, समझ आ रहा है कि नहीं? और मिरर अब किस प्लेन पे लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसी को देखना होता है, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, तो यही तो साइन चेंज करेगा, बाकी कुछ हो गया नहीं, आंसर आ गया। चलो एक और, यही वाला थर्ड वाला, मालूम मिरर लाई कर रहा है, अब ये तुम्हें ही बताना है, अगर इसका आंसर नहीं निकाल पाए तो पिट जाओगे। मिरर लाइज ऑन एक्जेक्ट प्लेन, बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी 10 सेकंड, जल्दी सोचो 10 सेकंड में। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये कौन सा प्लेन? एक्जेड, एक्जेड मतलब परपेंडिकुलर कौन सा? खरा आंसर। सिंपल लॉजिक और कुछ नहीं, एकदम बेसिक बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो यार, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता प्लेन मिरर में, मतलब मैंने 3D में बना दिया तुम्हें, ऑब्जेक्ट को 3D में चला दिया। 1D में तो लोगों को सोचना मुश्किल होता है, 3D वगैरह में सब चीजें तुम देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा और टफ कर सकता हूँ, देखो आगे बढ़ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम लोग के लिए थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ, इसमें इसको थोड़ा टफ कर सकते हैं। अगर सोच, अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट को ही वेलोसिटी दी है, अगर मैं मिरर को वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा? और वो भी एक डायरेक्शन में नहीं, 3 डायमेंशन, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। करें, करके देखें, चलो देखते हैं। देखो एक छोटा सा पार्ट है, तुम समझना, मैं एक छोटी सी चीज बना रहा हूं, तुम्हें शायद समझ आएगी, या पहले इसको ऐसे समझ लो। अच्छा बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, ये मिरर है, मैं इसके पैरेलल खड़ा हूं, सोच अगर ये मिरर ऐसे जाने लगे उधर, ठीक उधर, मतलब खूब बड़ा मिरर है, वहां से लेके यहां तक खूब बड़ा, ऐसे इस दीवार के सहारे, और इस दीवार के सहारे वो ऐसे जाने लगे, तो बताओ मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी तो यहीं पे खड़ी होगी। ऐसा थोड़ी ना मैं यहां खड़ा हूं, मेरी इमेज इसके सामने बन रही हो, मिरर चलने लगे तो मेरी इमेज भी मिरर के साथ चली जाए, ऐसा कभी जीवन में नहीं होता यार, है ना? तो सोच अगर मैं यहां खड़ा हूं, रेस्ट पे हूं, और मिरर मेरे पैरेलल ऐसे जाने लगे, तो मेरी इमेज वहीं रहेगी, पक्का, उसके साथ नहीं जाएगी। अच्छा मान लो मिरर में कहूं कि इधर की तरफ 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और मैं 1 मीटर पर सेकंड से पैरेलल जा रहा हूं, मिरर के पैरेलल 1 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ क्या मेरी इमेज भी 1 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी? मिरर भले ही 1000 से जा रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका सिंपल लॉजिक, मैं ये तुम्हें क्यों ऐसे समझाता हूं, उसका रीजन है, मिरर अगर ऑब्जेक्ट के पैरेलल कितनी भी स्पीड से चले, वो कभी भी ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी में इफेक्ट नहीं डाल सकता। फिर से सुन लो क्या मैंने बोला, मिरर ऑब्जेक्ट के पैरेलल कितनी भी स्पीड से चले, वो कभी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है या मिरर ऑब्जेक्ट के पैरेलल है, तो जो इमेज की वेलोसिटी में इफेक्ट आता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से आता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो इमेज भी रेस्ट पे होगी, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसकी इमेज भी पैरेलल 2 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब हम ये बात समझ गए, ढंग से समझना, मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, इसका मतलब ये समझ गए कि अगर मिरर ऑब्जेक्ट के पैरेलल चल रहा होगा तो वो मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें समझ आएगा। मालूम मैं तुमसे बोलूं ये मिरर है, ये वाई एक्स प्लेन पे या एक्स वाई प्लेन पे, मिरर किस प्लेन पे लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके।
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मान लो मैक्स मान लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3i प्लस 2j, इतना ही, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? देख, सोच के देख, ये मिरर है, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मुझे केवल यहाँ ये देना है कि मिरर किधर चल रहा है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आया? मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2i। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? मिरर को भी चला दिया ना, लेकिन किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ये चल रहा है। अब तुम सोच के देखो, ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है? ये 2, ये 3, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और मिरर भी ऐसे जा रहा है। तो बताओ यहां वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? इसका कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। ये ऐसा केस है, तो सोचना यार इसमें क्या है। मिरर ऐसे जा रहा है, ये एक्स है ना, 2 से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, और ये पैरेलल है। ऑब्जेक्ट भी देख एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और मिरर ऐसे चल रहा है, मिरर एक्स वाई प्लेन में। समझ आया ना? तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकल के बाहर आता है कि अगर मिरर ऑब्जेक्ट के पैरेलल चल रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ आ गया? ऑब्जेक्ट की इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अच्छा, अगर वो परपेंडिकुलर चल रहा है तो इफेक्ट डालेगा। वो समझो वो क्या है। ये समझ में आ गया ना? देखो, मान लो ये मिरर है, मजेदार चीज है, मजा आएगी तुमको। मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मान ली मैंने d है। थोड़ी देर के लिए मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बाद में चलाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे। तो इसकी इमेज अभी कहां बनेगी? और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? पक्का समझ आ रहा है? अभी कोई नहीं चल रहा है, इसको तो रेस्ट पे ही रखा है। अब मान लो तुम इसको मिरर को इधर चला देते हो v वेलोसिटी से। अच्छा बताओ, मिरर ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। पैरेलल होता तो बस सोच ऐसे जाता। पैरेलल मतलब क्या होता है कि कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के बीच की डिस्टेंस कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। पैरेलल का मतलब ये होता है। अब ऐसे जा रहा है तो इससे डिस्टेंस बढ़ेगी ना। मान लो t टाइम बाद, कितने टाइम बाद? t टाइम बाद। t टाइम बाद मिरर यहां पहुंच गया। ये t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी और ये t इज इक्वल टू t की सिचुएशन है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से मिरर चल रहा था? v से। तो t टाइम बाद ये डिस्टेंस कितनी होगी? vt। पक्का? अब जरा सोच के देख, अब मिरर यहां है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे। तो बताओ अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? यार समझो ना, ये बेसिक बातें हैं सब, लेकिन तुम्हें ये बेसिक लगती नहीं होगी। ये vt, तो t टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मिरर आगे चला गया, तो इतनी डिस्टेंस हो गई। सोच अब जो इमेज बनेगी वो इससे कितनी दूरी पे बनेगी? d प्लस vt। तो अब इमेज कहां बन रही होगी? और सोच ये डिस्टेंस कितनी होगी? d प्लस vt। सोच लो पहले। अब देखो एक छोटी सी बात, अगर मैं तुमसे ये कहूं
इसको मैं छुपा लूं, या तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बट सोचो ऐसे छुपा लूं, तो तुम्हें पहले ये नजर आ रही इमेज और ये था ऑब्जेक्ट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? d और d कितनी थी? पहले इनिशियल डिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे d प्लस d यानी 2d, बाद में कितनी? d प्लस vt, d प्लस vt, तो 2d प्लस 2vt। पक्का? मिरर को तुमने छुपा रखा है, मान लो मिरर है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचो, ऑब्जेक्ट रेस पे था, इमेज पहले यहां है, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d, बाद में इमेज कहां पहुंच गई? 2d प्लस 2vt। तुम्हें पहले से पता ना ऑब्जेक्ट रेस पे, तो जो गड़बड़ किया वो इमेज ने किया है ना, तो इमेज पीछे शिफ्ट हुई कि नहीं हुई? सोचना, इमेज कहां गई? पीछे। तो इमेज अगर पीछे गई तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी ना, पक्का? अब सोच, इमेज ऑब्जेक्ट की जो फाइनल डिस्टेंस है वो 2d प्लस 2vt है, और इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी? 2d। तो बताओ ये कितना आ गया? 2vt। ये किसकी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस किसने कवर की है? इमेज ने। कितने टाइम में कवर की है? इन टी टाइम। टी टाइम ने इमेज ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 2vt। तो बताओ, अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vt डिवाइडेड बाई टी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया है, बट तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें देखो कैसे याद रखना है, तुम्हें ऐसे याद रखना है, तुम्हें बेसिक, तुम्हें तो वैसे भी ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है, मैं सारे फॉर्मूले प्रूव कर देता हूं, इसलिए ताकि तुम्हें ये ना लगे कि कुछ हवा में आ रहा है ना, सब चीजों का प्रूव होता है। सोच, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट पे, और अगर ये मिरर इधर जा रहा है v से, तो इसकी इमेज यहां बनाओ, और उसकी वेलोसिटी मिरर के डायरेक्शन में ही कितनी हो जाएगी? 2v। यानी अगर मिरर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चल रहा है, मिरर अगर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चल रहा है, ठीक है ना, तो बताओ जितनी वेलोसिटी से मिरर चल रहा होगा उसके डबल से उस ऑब्जेक्ट की इमेज चलेगी, और उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में मिरर चल रहा है। सिंपल। ऐसे सोचो, एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, मूव भी करवाऊंगा बाद में, और मैं बोलूं कि मिरर इधर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो इधर कितने से आ रही होगी? इधर ही आ रही होगी ना, इधर थोड़ी ना जाएगी मिरर के डायरेक्शन में, तो ये 2 से आ रहा है, तो बताओ ये इधर कितने से आएगा? है ना? यानी अगर हम मिरर हमारे ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चलेगा, तो जितनी वेलोसिटी से मिरर चल रहा होगा उसकी डबल वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट की इमेज चलेगी, और उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में मिरर चल रहा होगा। ओके, अच्छे से समझ लो, मैं 1 मिनट में आया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इस पे क्या करते हैं ये समझना। अब इसके बाद मैं इस पे एक होमवर्क देता हूं, तुम करके लाना, ठीक है, फिर अगला लेक्चर बाद में देखेंगे। उसके बाद देखो कैसा होमवर्क है, जनरलाइज करूंगा बेटा, पूरा एकदम खतरनाक सा है ना। ये मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है i माइनस 2j प्लस k। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? When mirror lies on XY plane, ठीक है, ये पहला है। दूसरा करना चाहोगे तो क्या होगा? सब कुछ यही होगा, ये सारा कुछ सेम, बट यहां क्या होगा? YZ प्लेन। तीसरा करना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
ये सब कुछ वही रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्जेक्ट प्लेन। यानी अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी जब मिरर एक्स वाई प्लेन पे होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी जब मिरर वाई जेड प्लेन में होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी जब मिरर एक्स जेड प्लेन पे होगा। ये अटेम्प्ट करना, अगले लेक्चर में इसका सोल्यूशन मैं दूंगा। ओके चलो फिर आज इतने रखते हैं। ओके बेटा, गुड डे।